सेम थिंग जैसे आप लोग अभी यहाँ पर बैठे हो और आपको आईआईटी जाना है, तो आपके पास भी 2 ट्रांजिशन स्टेट्स हैं जो आपको क्लियर करनी है ना? एक जेईई मेंस है, फिर जेईई एडवांस है। ये डी ब्लॉक के अंदर सिर्फ पैलेडियम ही ऐसा एक एलिमेंट है जिसमें एस खाली होता है, 5s 0 होता है, 4d 10 होता है, सिर्फ पैलेडियम के केस। पैरामैग्नेटिज्म डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसके, है ना? अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो ज्यादा पैरामैग्नेटिक स्पीशीज है। ये है वो टेबल, लिख लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पिछले साल उससे पिछले साल यहाँ से सवाल देता है। ओके गाइस, हाय, वेलकम टू वेदांतु। तो आज के सेशन में हम लोग क्विकली रिवाइज करने वाले हैं डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, राइट? तो पूरा सेशन मैम के साथ अटेंड करना और आपको सेशन के नोट्स जरूर डाउनलोड करने हैं, बिकॉज यू नो ऑब्जेक्टिव क्या है, ये जो सेशन है हमारे, जो कुछ मिनट्स के अंदर हम रैप अप कर रहे हैं। तो अब जेईई मेंस का एग्जाम तुम्हारा आने वाला है ना? डेट्स भी आ चुके हैं तुम्हारे पास। सो अब क्या पॉइंट है कि अब सारा थ्योरी डिटेल में आप नहीं कर सकते हो, सो यू वुड बी नीडिंग द शॉर्ट नोट्स ऑफ एवरी चैप्टर, राइट? तो उसी शॉर्ट नोट को बनाने का समय तो बिल्कुल भी नहीं है, तो इसलिए वेदांतु की ही टीम आपके लिए नोट्स बनाकर लाती है एंड वी प्रोवाइड यू द शॉर्ट नोट्स इन द टेलीग्राम चैनल। तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डी एंड एफ ब्लॉक की सेशन पीडीएफ होगा जिसमें शिल्पी मैम के हैंड रिटन नोट्स होंगे, तो उसको जरूर डाउनलोड कर लेना। आज का सेशन छोटा सा होगा, आई बेसिकली शो यू सारी रिएक्शंस एक माइंड मैप की फॉर्म में सम अप करके, हम पोटेशियम पर मैंगनेट डाइक्रोमेट की रिएक्शन से कैसे सवाल पेपर में आते हैं, ऑल दैट आपका रिवाइज हो जाएगा, ठीक है? जेईई मेंस की अगर अपन बात करते हैं तो ऑन एवरेज एक क्वेश्चन इस चैप्टर से जरूर एग्जाम के अंदर देखने को मिलता है। इस बार क्योंकि इनऑर्गेनिक में सिलेबस रिडक्शन हुआ है, तो मे बी आप 2 क्वेश्चन तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट एक तो जरूर आएगा सवाल, राइट? तो शुरू करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। अपने कौन है डी ब्लॉक एलिमेंट्स? सो यू नो दैट जिनके अंदर ऐसे एलिमेंट्स जिनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो डी ऑर्बिटल के अंदर एंटर करता है। तो अगर मैम आपको जनरल कॉन्फ़िगरेशन बताएं तो n-1 है ना, डी के अंदर 1 to 10 इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, है ना, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ns आपका 1 to 2 होता है। ns के अंदर 1 से 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। अगर ns2 होता है तो वो रेगुलर कॉन्फ़िगरेशन होता है, बट एक्सेप्शनल के अंदर तुम्हें ns के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन भी देखने को मिलता है। साथ में पूरे डी ब्लॉक के अंदर सिर्फ पैलेडियम ही ऐसा एक एलिमेंट है जिसमें s खाली होता है, उसके अंदर s खाली होता है, 5s 0 होता है, 4d 10 होता है, सिर्फ पैलेडियम के केस में, ठीक है? एनसीईआरटी के अंदर एक टेबल दिया हुआ है जिसमें सारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स की ट्रांजिशन सीरीज वाइज कॉन्फ़िगरेशन दी गई है। जैसे 3D सीरीज में तो सिर्फ क्रोमियम और कॉपर में एक्सेप्शन होता है, राइट? उसके अलावा अगर आप 4D सीरीज में देखते हो तो 2-3 एलिमेंट्स को छोड़कर सबकी में ही एक्सेप्शंस हैं, तो उन कॉन्फ़िगरेशंस को एक बार देख लेना, ऐसे 4D सीरीज में भी देख लेना, बट फॉलो द एनसीईआरटी पैटर्न ओनली। उसके अलावा नहीं फॉलो करना है, बिकॉज इंटरनेट पे चेक करोगे या बाकी किताबों को, यू माइट फाइंड सम डिफरेंस, बट एनटीए के हिसाब से अपन एनसीईआरटी फॉलो करते हैं, ठीक है? ओके, सो डी ब्लॉक के अंदर जितने तुम्हारे ग्रुप नंबर 3 से 12 के अंदर एलिमेंट्स हैं, वो सारे जो बीच वाला सेक्शन है पीरियोडिक टेबल में, वो ही अपना डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, जिनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स के नाम से भी जानते हैं। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स की नई डेफिनेशन आईयूपीएसी के हिसाब से, एनसीईआरटी की लाइन है ये, उन्होंने लिखा है कि ये वो एलिमेंट्स होते हैं जिनके अंदर जो डी ऑर्बिटल है, डी सबशेल इनकम्प्लीटली फिल्ड होता है। न्यूट्रल एटम में देखो या उसके किसी आयोन के अंदर देखो, लिखा है हुज एटम इन द ग्राउंड स्टेट, मतलब न्यूट्रल में, या फिर उसकी कोई आयनिक फॉर्म, वो हमेशा इनकम्प्लीट रहेगी, डी, है ना, इनकम्प्लीट डी होगा उसमें। तो ऐसे एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स बुलाया गया। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स के 3 एलिमेंट्स को छोड़कर, जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी, इसके नीचे वाला रेडियो एक्टिव होता है, उसकी अपन बात नहीं करते, ठीक है? जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी, इनके अंदर जैसे अगर तुम जिंक को चेक करते हो, 3d 10 4s2 है, तो जिंक या तो आपको ग्राउंड स्टेट में तो ऐसे ही दिखता है, और अगर Zn2+ देखोगे तो भी तो 3d 10 ही रहेगा, समझ रहे हो? डी इनका हमेशा फिल्ड होता है कंप्लीटली, है ना? ऐसी कैडमियम है 4d 10 5s2, ऐसी हमारा मर्क्यूरी है 5d 10 6s2, यस और नो? यस, है ना? तो क्या ये हमारे ट्रांजिशन मेटल्स
कहलाएंगे? नहीं, ये नहीं कहलाएंगे, क्योंकि इनका कोई अगर आयनिक फॉर्म भी हम देख रहे हैं, कोई भी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट वाली स्पीशीज, तब भी इनका डी पूरा भरा हुआ है, इसीलिए दे आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट्स बट दे आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स। सॉर्टेड है। चलिए, कुछ कॉमन फिजिकल प्रॉपर्टीज, क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट्स मेटल्स ही है ना, तो इनकी प्रॉपर्टीज वही मेटालिक प्रॉपर्टी है जनरल, लाइक डक्टाइल होते हैं यानी थिन वायर्स में हम बना सकते हैं, थिन शीट्स यानी मेलिएबल होते हैं, काफी टेंसाइल स्ट्रेंथ हाई होती है इनकी, राइट। आयरन आपको पता है इंडस्ट्री मतलब इकोनॉमी पे बहुत बड़ा हाथ आयरन का होता है, लस्ट्रस होते हैं, थर्मल कंडक्टिविटी, ऑल दैट। तो ये सारे वही है, हार्ड होते हैं और लो वॉलेटिलिटी होती है, जिंक कैडमियम मर्क्यूरी को छोड़कर, दे आर इजीली वॉलेटाइल इन दैट केस। ओके, ध्यान रखोगे ये चीजें, छोटे छोटे पॉइंट्स है, यस और नो बोलो। यस, चलो, द नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज डी ब्लॉक एलिमेंट की। अब ये कलर्ड आयोन्स का फॉर्मेशन करते हैं, जी हाँ। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि इनके केस में डी ट्रांजिशंस देखने को मिलती है ना, डी ट्रांजिशंस होती है, जैसे मान लो ये आपके डीजेनरेट डी ऑर्बिटल्स हैं, राइट। तो जब आप कॉम्प्लेक्सेस में भी पढ़ते हो, मान लो लिगेंड्स ने ऑक्टाहेड्रल फील्ड में अप्रोच किया, तो डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग हो जाती है ना, ईजी और T2G के अंदर। तो मान लो T2G के अंदर यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, D1 कॉन्फ़िगरेशन है, तो ऊपर देखो खाली है ऑर्बिटल, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांजिशन कर सकता है ना। तो डी ट्रांजिशंस पॉसिबल होते हैं इस केसेस में। तो मोस्टली इनके जो आयोन्स होते हैं मेजरली वो कलर्ड होते हैं। देखो यहाँ मैम ने दिखा है, लो एनर्जी डी ऑर्बिटल से हाई एनर्जी डी ऑर्बिटल में गया, एनर्जी एब्सॉर्ब करके वापस आता है तो रिलीज करता है वो। अब एनर्जी अगर विजिबल रेंज में आती है, वी गेट द कलर। और कलर भी किस हिसाब से मिलता है बताओ? जो ऑब्जर्व्ड कलर होता है वो हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री होता है किसके? जो भी कलर एब्सॉर्ब हुआ होगा, बताओ यस और नो एवरीवन। लिख भी सकते हो कि जो ऑब्जर्व्ड कलर है, ऑब्जर्व्ड कलर is always complementary, always complementary किसके? complementary to absorbed color, जो भी एब्जॉर्ब हुआ होगा कलर। फॉर एग्जाम्पल इसको निकालने का भी अपने पास है ना जुगाड़ होता है, जैसे अगर मैं आपको बताऊं कि वी कैन चेक दिस 1 2 3, विब ग्योर से अपन चेक कर सकते हैं, वायलेट, ब्लू, येलो, ग्रीन ले लो यहाँ पर, वायलेट, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो जैसे अगर मान लो वायलेट एब्सॉर्ब किया होगा तो येलो रिफ्लेक्ट होगा, ब्लू एब्सॉर्ब हुआ होगा तो ऑरेंज ऑब्जर्व होगा, है ना, रेड होगा तो ग्रीन होगा, लाइक दिस। ऐसे अपन चेक भी कर सकते हैं, यस और नो बोलो। यस, हाँ। तो डी ट्रांजिशंस की वजह से अब देखो कुछ मैम आपको यहाँ पे पॉइंट्स बताती है। कभी कभी ऐसा होता है कि डी ट्रांजिशंस नहीं हो रहे होते, फिर भी आपके कंपाउंड कलर एग्जिबिट करते हैं, बता सकते हो? मतलब देखो कलर का मेजर रीजन क्या है, डी ट्रांजिशन की भी अगर मैं बात करूं तो ड्राइविंग फोर्स तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना। जेई मेंस में पेपर में सवाल भी पूछा था पिछले साल कि इनमें से कौन से जो है कलर, कौन से सेट ऑफ आयोन्स है जो कलर्ड कंपाउंड्स बनाएंगे, तो उसमें तुम्हें सिर्फ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का सेट चेक करना था, जिस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स वाले ही है ना डी ट्रांजिशन दिखा सकता है, यस और नो। हाँ, बट फिर भी कुछ आयोन्स है, जैसे अगर वेनेडियम आप 5+ में लो, क्रोमियम 6+ में लो, मैंगनीज 7+ में लो, क्या इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? बोलो मैम को इन द चैट बॉक्स। नो, दे डू नॉट हैव एनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर इलेक्ट्रॉन होने के बावजूद कलर्ड आयोन्स, ऐसे कैसे हो गया बोलो? माई होल लाइफ वॉज ए लाई। क्यों होता है? क्योंकि इनके अंदर चार्ज ट्रांसफर फिनोमिना होता है, यहाँ पर चार्ज ट्रांसफर होता है। तो कलर दो वजह से आप पढ़ते हो, एक तो डी ट्रांजिशंस की वजह से और एक चार्ज ट्रांसफर फिनोमिना की वजह से, राइट, जो यहाँ पर होता है, जिसके बारे में आगे अपन और डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए कुछ और प्रॉपर्टीज देखो। कैटालिटिक प्रॉपर्टी, काफी अच्छे कैटलिस्ट का ये काम करते हैं क्योंकि काफी ज्यादा सरफेस एरिया इनका होता है, और प्लस कैटलिस्ट का काम प्रोडक्ट फॉर्मेशन को कंट्रोल करना नहीं होता। कैटालिस्ट सिर्फ और सिर्फ आपकी रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा है, समझ रहे हो? सिर्फ ये ऑल्टरनेट पाथ प्रोवाइड कर रहा है। जैसे मान लो आपकी यहाँ पे हम बोल रहे हैं रिएक्टेंस है ना, रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स है इधर और इधर अपना एनर्जी है, तो ये रिएक्टेंस है, यहाँ प्रोडक्ट है। अब रिएक्टेंट को प्रोडक्ट बनने के लिए एक
ट्रांजिशन स्टेट को क्रॉस करना होगा। इट्स द सेम थिंग जैसे आप लोग अभी यहाँ पर बैठे हो और आपको आईआईटी जाना है, तो आपके पास भी 2 ट्रांजिशन स्टेट्स है जो आपको क्लियर करनी है ना, एक जेई मेंस है, फिर जेई एडवांस है। तो व्हाट एग्जैक्टली वी आर डूइंग है, अब यहाँ पर रिएक्टेंट्स के पास खुद की कुछ एनर्जी है, बट इस बैरियर को क्रॉस करने के लिए उनके पास कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं है। तो मतलब अगर ये बैरियर, अब आपका बैरियर भी क्या है, आप यहाँ पर देखो, यू आर सिटिंग है, दिस इज यू, और यहाँ पर मेंस का एग्जाम है, यहाँ पर एडवांस है हमारा, यहाँ पे हमें आईआईटी में पहुंचना है ना, दिस इज, एक मिनट, हाँ जी, देखो, यू आर हेयर और ये हमारा मेंस है। अभी सिर्फ मेंस की बात करते हैं, फिर अपना एडवांस होगा, और यहाँ पे हमें आईआईटी मिल रही है। तो आप भी तो ये करो, कुछ एनर्जी तो है आपके पास पहले से, आपको ये मेंस क्लियर करने के लिए एक और बैरियर के लिए क्रॉस करने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए, है ना। और यहाँ पर ऐसे ही फिर एडवांस होएगा, फिर जाके आप आईआईटी में पहुंच रहे हो, तो कुछ एनर्जी आपके पास है, कुछ इन्फॉर्मेशन आपके पास है, जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन और चाहिए, दैट इज द एक्टिवेशन एनर्जी। अगर यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, तो रिएक्टेंट्स के पास इतनी एनर्जी तो खुद की है, बट ये एक्स्ट्रा एनर्जी जो उनको चाहिए, ये एनर्जी बैरियर क्रॉस करके प्रोडक्ट बनाने के लिए, वो अपना एक्टिवेशन एनर्जी है। तो कैटलिस्ट क्या करता है, वो ऑल्टरनेट पाथ प्रोवाइड करके ये जितनी एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए उसको कम कर देता है, कि मान लो पहले उतनी चाहिए थी, अब इतनी चाहिए होगी, है ना। सो एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करता है, लोअर कर देता है, जिससे रिएक्शन फास्ट हो जाएगी। समझ रहे हो। तो ये द पॉइंट हेयर इज दैट, ये सारी चीज आप वैसे काइनेटिक्स के अंदर पढ़ लेते हो, इक्विलिब्रियम में पढ़ लेते हो, यहाँ पे मेन पॉइंट ये है कि ट्रांजिशन मेटल्स बहुत अच्छे कैटलिस्ट का काम करते हैं। आप हेबर्स प्रोसेस को उठाकर देख लो, हेबर्स प्रोसेस में जब अपन अमोनिया का सिंथेसिस करते हैं, तो उस प्रोसेस में आयरन को एज अ कैटालिस्ट यूज किया जाता है, जिसके साथ मोलिब्डेनम भी एक प्रोमोटर का काम करता है, जो कि ट्रांजिशन लाइक डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं बेसिकली, है ना। ऑसवेल्ड प्रोसेस में भी आप प्लैटिनम को यूज करते हैं, कॉन्टैक्ट प्रोसेस के अंदर वेनेडियम पेंटॉक्साइड को यूज करते हो। तो ऐसे अनेकों प्रोसेसेस है जहां पर इनको हम एज ए कैटालिस्ट यूज कर रहे हैं अपनी रिएक्शंस में। यस और नो बोलो, सो इंपॉर्टेंट समझ रहे हो इनकी, यस और नो, यस, हाँ जी। चलो, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स क्या होते हैं, देखो इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स होते हैं जब तुम्हारे छोटू छोटू जो एटम्स होते हैं, येलो कलर दिख रहा है, हाँ, देखो स्मॉल एटम्स हैं आपके पास। अब स्मॉल एटम्स में कौन आते हैं बताओ, मैम को बताओ, चैट में यू हैव टू एंगेज एंड टेल द आंसर्स, या कमेंट सेक्शन में। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन, यस, बोरोन, जी हाँ। तो ये छोटे छोटे एटम क्या होते हैं ना, ये ट्रैप हो जाते हैं किसके अंदर, क्रिस्टल लैटिस ऑफ द मेटल, ट्रैप्ड इनसाइड क्रिस्टल लैटिस ऑफ द मेटल्स, है ना। अब यहाँ पर देखो, ये हमारा मेटल लैटिस है, इसके बीच में जो छोटी छोटी ये स्पेसेस है इंटरस्टिशियल साइज से, इनमें छोटे छोटे एटम्स जाकर ट्रैप हो जाते हैं, जिससे हमें नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स मिलते हैं। कैसे होते हैं, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक होते हैं। जब पहले आपके सिलेबस में सॉलिड स्टेट था, तो वहां पे आप नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स को बहुत अच्छे से पढ़ते थे, अब तो इट्स नॉट इन द सिलेबस। यस, दे आर नीदर आयनिक नोर कोवैलेंट, ना तो ये आयनिक होते हैं और ना ही ये कोवैलेंट नेचर के होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, यहाँ पर छोटे छोटे एटम्स ट्रैप हुए हुए हैं, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो में देखो कोई फिक्स्ड होल नंबर रेशियो नहीं है जिसमें कंबाइन हुए हैं। ऐसे जो भी इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स आप देखते हो, तो इनके हाई मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं प्योर मेटल्स के मुकाबले, ठीक है, काफी हार्ड होते हैं ये, मतलब कुछ बोराइड्स के स्ट्रक्चर तो इवन डायमंड को भी टक्कर दे देते हैं, दे बिकम सो हार्ड, और कंडक्टिविटी इनमें रहती है, राइट। ये कुछ पॉइंट्स है, मैम ने अटैच कर दिया। और क्या प्रॉपर्टी है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स की कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं, पूरी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हम इनका ही जिक्र करते हैं, है ना, क्योंकि स्मॉल साइज है, मेटल आयोन्स का हाई चार्ज होता है आयोन्स के ऊपर, है ना, और वेकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं, तो हाई चार्ज आयोन्स पे है, वेकेंट डी ऑर्बिटल्स भी होते हैं, तो कॉम्प्लेक्सेस फॉर्मेशन इनके लिए बहुत आसान हो जाती है। मेटल लीगन के साथ, लीगन से भी मतलब ये ल्यूइस एसिड का भी काम कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करते हैं जहां लीगन इनको डोनेट करता है, होता है ऐसे, यस, ल्यूइस बेस से ल्यूइस एसिड की तरफ। चलिए, कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स थे, अब यहाँ पे थोड़ी चीजें आपको ध्यान देनी है। जैसे ट्रेंड का क्या असर होता है, दो ही ट्रेंड आपको मेजरली देखना है, एटॉमिक रेडियस और आयनाइजेशन एनर्जी। तो अगर एटॉमिक रेडियाई की बात करते हैं, तो जनरल ट्रेंड ये होता है लेफ्ट टू राइट, जब भी हम पीरियड में
मूव करते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है ना। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहा है यानी न्यूक्लियस की पकड़ अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे बहुत मजबूत हो रही है। ऐसे केस में इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होता है, तो साइज भी छोटा हो जाता है क्योंकि न्यूक्लियस अच्छे से अट्रैक्ट कर रहा है वैलेंस इलेक्ट्रॉन को। बट अगर हम अपने ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर देखते हैं तो थोड़ा सा यहाँ पे झोल हमें नजर आता है, राइट। जैसे अपन ग्रीन कलर से हमने 3D सीरीज को यहाँ पे दिखाया हुआ है, राइट, 3D सीरीज। तो ये स्कैंडियम है, ठीक है, फिर टाइटेनियम है, फिर वेनेडियम है, फिर क्रोमियम है। तो अगर आप ध्यान दो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम तक साइज डिक्रीज हो रहा है ना, ये रेगुलर ट्रेंड है। यहाँ स्कैंडियम से क्रोमियम एटॉमिक साइज आपका डिक्रीज हो रहा है। उसका रीजन क्या रहा होगा? रीजन ये रहा होगा कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है स्क्रीनिंग इफेक्ट से, है ना। मतलब सिग्मा हमारा जो शील्डिंग इफेक्ट है वो कम है, अंदर के इलेक्ट्रॉन्स अच्छे से शील्ड नहीं कर पा रहे, जिससे न्यूक्लियस अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अच्छे से पकड़ रहा है। तो देखो ये क्यों ऐसा है, सिग्मा कम है क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डी ऑर्बिटल के अंदर भी कम है ना। तो इसीलिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डोमिनेट करता है और साइज हमारा घटता है क्रोमियम तक। अब इसके बाद अगर आप देखो क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट और निकल, यहाँ तक अगर आप देखते हो ना, या इसको भी ले लो कॉपर को, तो साइज ऑलमोस्ट सिमिलर है, एटॉमिक साइज में ज्यादा वेरिएशन नहीं आ रहा, ऑलमोस्ट सिमिलर है, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने लगते हैं, है ना। इस केस में क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और जो तुम्हारा शील्डिंग इफेक्ट होता है वो ऑलमोस्ट सेम होने लगता है ना। जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और अपना स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है, क्योंकि डी इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन होने लगे। इसके बाद कॉपर से जिंक अगर आप जाते हो तो एटॉमिक साइज बढ़ जाता है। तो इट्स अ इरेगुलर वेरिएशन, पहले घटा फिर सेम रहा फिर बढ़ गया। इंक्रीज क्यों हो रहा है कॉपर जिंक में? क्योंकि डी इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया इन केस में, तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन और डोमिनेट कर रही है ना। ये तो 3D सीरीज में है। अब यही चीज 4D 5D में भी आपको ऑब्जर्व होती है। बट डाउन द ग्रुप अगर हम बात करते हैं, एटॉमिक रेडियाई का ट्रेंड, अगर मैं आपको टॉप टू बॉटम एक ग्रुप में बात करती हूँ कि ऊपर से नीचे जाने पर क्या होगा, तो एक्सपेक्टेड तो ये होता है कि टॉप टू बॉटम हम जाते हैं, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ने की वजह से साइज बढ़ जाता है ना। एक्सपेक्टेड अपने पास ये होता है। बट यहाँ पर ये एक्सपेक्टेड ट्रेंड स्कैंडियम, यट्रियम और लेंथेनम पर तो अप्लाई होता है, ठीक है। स्कैंडियम से बड़ा यट्रियम, यट्रियम से बड़ा लेंथेनम होता है, यहाँ पे रेगुलर ट्रेंड फॉलो होता है। लेकिन उसके बाद क्या होता है, उसके बाद अगर आप देखते हो एटॉमिक रेडियाई, देखो 3D से 4D जाने पर तो इंक्रीज होता है साइज, 3D से 4D जाने पर साइज इंक्रीज होता है, लेकिन 4D से 5D जैसे ही आप मूव करते हो ना तो साइज ऑलमोस्ट सिमिलर हो जाता है। 4D सीरीज 5D सीरीज वालों का साइज ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। उसका रीजन क्या होता है? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। द रीजन इज लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, है ना, क्योंकि फिलिंग हो जाती है 4f की, जो कि पुअर शील्डिंग दिखाते हैं, जिसकी वजह से मतलब जितना साइज इंक्रीज होना चाहिए था उतना ही कॉन्ट्रैक्शन की वजह से घट जाता है, तो ओवरऑल साइज में चेंज नहीं आता। तो 4D 5D सीरीज वालों का साइज ऑलमोस्ट सिमिलर हो जाता है। लेंथेनम के बाद ऐसा होता है, उसके बाद आप देखोगे यहाँ तक रेगुलर ट्रेंड होता है। स्कैंडियम, यट्रियम, लेंथेनम में रेगुलर है, उसके बाद यहाँ पर इसके बाद से इन वालों का साइज ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, और ऊपर से यहाँ से 3D से 4D साइज इंक्रीज करता है, इंक्रीजेस। सॉर्टेड है? ओके। आयनाइजेशन एनर्जी का एक्सपेक्टेड ट्रेंड होता है कि लेफ्ट टू राइट अगर हम जाएंगे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, साइज कम हो रहा है, तो ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी लगेगी वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, है ना। गैसियस एटम अगर आपका है अकेला, नॉन बॉन्डेड मतलब नॉट बॉन्डेड टू एनीवन, आइसोलेटेड फॉर्म में, आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी। ऊपर से नीचे जाते हो तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होता है, बिकॉज नंबर ऑफ शेल्स काफी प्रीडोमिनेटली बढ़ जाती है। पर यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो काफी इरेगुलर सा ट्रेंड हमें देखने को मिलता है। तो आयनाइजेशन एनर्जी में आप मेन चीज ये ध्यान रखो, जब हम थर्ड ट्रांजिशन सीरीज की आयनाइजेशन एनर्जी देखते हैं तो ऊपर से नीचे तो 3D 4D 5D, है ना। तो ऊपर से नीचे अगर हम जा रहे हैं तो इंक्रीज करना चाहिए एटॉमिक साइज। बट जो थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है यानी 5D सीरीज हमारे पास जो है, इनके आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है फर्स्ट और सेकेंड ट्रांजिशन से,
क्योंकि इनके साइज में भी कॉन्ट्रैक्शन आ रही थी, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो वही पॉइंट, अगर साइज में कॉन्ट्रैक्शन आ जाती है तो इलेक्ट्रॉन निकालना भी तो मुश्किल हो जाता है ना यार, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। तो यहाँ देखो लिखा है मैम ने, पुअर शील्डिंग ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन की वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, तो आपको ज्यादा एनर्जी देकर इलेक्ट्रॉन को निकालना पड़ेगा, राइट। और जहां पर भी आपको स्टेबल कॉन्फिग्रेशन दिखेगी वहां भी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। जैसे क्रोमियम +1 विल बी 3d5 4s1, मैंगनीज +1 है आपके पास। देखो जब आप क्रोमियम न्यूट्रल लिखते हो, न्यूट्रल क्रोमियम, तो एटॉमिक नंबर 24 होता है ना, आर्गन तक 18 इलेक्ट्रॉन्स आ चुके हैं, 3d4s। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड होता है 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, 4 यहाँ चले जाएंगे, बट होता क्या है, एक इलेक्ट्रॉन 4s का 5 में आ जाता है हाफ फिल्ड कॉन्फिगरेशन के लिए, है ना, कि मतलब d के अंदर 5 हो जाए। ऐसे ही अगर आप मैंगनीज को देखते हो, मैंगनीज में 25 होते हैं, तो 3d5 4s2 होता है। तो अगर आप क्रोमियम +1 आयोन देखते हो, क्रोमियम +1 के लिए आपके पास 4s के अंदर एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है ना, 3d5 है। और अगर यहाँ देखते हो मैंगनीज +1 में 4s के अंदर एक इलेक्ट्रॉन रह गया होगा, हो गया होगा, क्योंकि न्यूट्रल में 4s2 था आपके पास, दो में से आपने एक निकाल दिया तो एक बचेगा, 4s में एक बचेगा। तो अगर आपको आयनाइजेशन एनर्जी कंपेयर करानी है तो आप कॉन्फिगरेशन से देख लो, जो स्टेबल कॉन्फिगरेशन है, मतलब क्रोमियम प्लस के केस में 3d5 बचेगा सिर्फ, है ना, जहां से आयनाइजेशन एनर्जी, मतलब उस d5 से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, हाफ फिल्ड स्टेट है, स्टेबल है, एज कंपेयर टू अगर मैंगनीज +1 लेते हो, दैट इज d5s1, तो s वाला आप निकाल सकते हो, है ना। सो इट वुड बी कंपैरेटिवली रिक्वायरिंग लेस आयनाइजेशन एनर्जी। तो अगर ऐसे आयोन्स की आपने कंपेयर करनी है आयनाइजेशन एनर्जी, तो आप लोग कॉन्फिगरेशन के थ्रू कर सकते हैं, है ना, स्टेबल कॉन्फिगरेशन के केस में आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा रिक्वायर्ड रहेगी, ठीक है। चलिए, पेन, शिल्पी मैम का पेन अपने आप ही लिख रहा है क्लास में। सॉर्टेड है ये वाली चीज, ऐसे नीचे जो आयोन्स है उनमें भी ऐसा हो रहा है। चलिए, नोट्स मैम प्रोवाइड कर देंगी, तो मेक श्योर कि आप नोट्स से अच्छे से रिवीजन अपना कर ले, है ना, ये मैम ने इरेज कर दिया सारा, ठीक है। चलिए, नीचे भी ऐसे कॉन्फिगरेशंस को ध्यान से देखना और फिर लिखना, ठीक है। यहाँ पर जैसे Mn+2 की मैंगनीज आपने देखा था, मैंगनीज d5s2 था, तो मैंगनीज +2 के अंदर आपका 4s पूरा खाली हो जाएगा, 4s 0 होगा, है ना। अब यहाँ पे देखो d5 से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा। आयरन +2 के केस में अब आपकी आयरन की कॉन्फिगरेशन क्या होती है, 18 आर्गन में, यस, 3d4s, 3d6 4s2 होता है, हाँ जी। अब यहाँ पर भी अगर Fe+2 है तो 3d के अंदर 6 होंगे इलेक्ट्रॉन, 3d6 होगा, तो कंपेरेटिव टू Mn+2 आपके आयरन +2 से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो जाएगा, दैट इज 3d6, है ना, यस, सॉर्टेड। चलिए आगे, नेक्स्ट पॉइंट ऑक्सीडेशन स्टेट का है हमारा। तो अगर हम बात करते हैं स्कैंडियम के लिए, तो जो शुरू के जो एलिमेंट्स हैं अपनी 3D सीरीज में, जैसे स्कैंडियम, टाइटेनियम है, इनके पास कम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं टू लूज या फिर शेयर करने के लिए, तो यहाँ पे इतनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट्स नहीं दिखती है। बाय द टाइम वी रीच मैंगनीज, तो वहां पर आपको पता है 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स तक होते हैं, है ना। और मतलब कॉन्फिगरेशन भी अगर आप मैंगनीज की देखते हो तो d5 4s2, 3d5 4s2 होती है, तो यहाँ पे +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट मैंगनीज दिखाता है। अच्छा, जल्दी से मैम को कमेंट सेक्शन में बताओ, ऑस्मियम, इरिडियम मैक्सिमम कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकते हैं, बताओ। +8 भी दिखता है तुम्हें, डी ब्लॉक के अंदर +8 ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिखता है, कौन सा ऐसा एलिमेंट है वो, बताओ। मैंगनीज तो +7 तक दिखा रहा है, +8 वाला कौन सा है। फिर इसके बाद देखो, मैंगनीज के बाद इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग शुरू हो जाती है, आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कम बचते हैं, तो कम ऑक्सीडेशन स्टेट लो दिखती है। अब जैसे जिंक है, जिंक के केस में +2 ही आपको नजर आती है, अगर आप जिंक की कॉन्फिगरेशन भी देखते हो, इट इज 3d10 4s2, है ना। तो 4s से 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद 3d10 एक नोबल गैस लाइक कॉन्फिगरेशन है, तो वहां से इलेक्ट्रॉन नहीं निकालता है वो, समझ रहे हो। स्कैंडियम जो था वैसे ही उसके पास कम ही इलेक्ट्रॉन्स थे,
तो वहां पे आपको कम ऑक्सीडेशन स्टेट दिखी। जिंक के केस में 2 निकालने के बाद वैसे ही सारे पेयर्ड हैं और स्टेबल हैं, ये वैसे कम दिखाएगा। तो हाईएस्ट यहाँ अपना मैंगनीज था। ठीक है, चलिए ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की। भाई बहुत सवाल पेपर में, बहुत ही ज्यादा सवाल पेपर में पूछे हुए हैं, हर साल यहाँ से क्वेश्चन दे देता है आपको। तो प्लीज इस चीज को देखना। कोऑर्डिनेशन में भी ये टाइप आपको रिपीट मिलेगा, वो है आपका स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट निकालना, जो हम कैसे निकालते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ n into n plus 2 बोहर मैग्नेटॉन। दिस इज द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, जहां पे n जो है आपके वो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट। तो पैरामैग्नेटिज्म भी ऑर्डर पूछ सकता है, कौन सबसे ज्यादा पैरामैग्नेटिक है। तो पैरामैग्नेटिज्म डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसके, है ना। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो ज्यादा पैरामैग्नेटिक स्पीशीज है। तो जैसे अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 है किसी आयोन में, तो आप कैसे निकालेंगे स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, 2 into 2+2 करके, वो है मैग्नेटॉन। ये कैलकुलेशन तो आसान होगी, ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। सॉर्टेड है। चलिए लास्ट पार्ट है अब आपके सामने, पोटेशियम पर मैंगनेट और डाइक्रोमेट। बेटा इसकी रिएक्शंस आपको खुद से करनी पड़ेंगी लिख लिख के। शिल्पी मैम ने जितना क्रिस्प तरीके से हो सकता था, मैम ने सारी रिएक्शंस को बहुत अच्छे से लिख कर दे दिया है नोट्स के अंदर। अब आपको इसको बार बार देखना पड़ेगा, बिकॉज इट विल रिक्वायर योर प्रैक्टिस, राइट। पोटेशियम पर मैंगनेट की अगर हम बात करते हैं, उसको पायरोलोसाइट ओर से हम बनाते हैं, MnO2 से। कलर मेल्टिंग पॉइंट कलर डार्क वायलेट होता है। इधर कलर क्यों आते हैं, कलर यहाँ पर किस लिए होते हैं बताओ, डीडी ट्रांजिशन की वजह से होगा कलर क्या यहाँ पर, बताओ, ये चार्ज ट्रांसफर फिनोमेना से होगा, बताओ मैम को, चार्ज ट्रांसफर फिनोमेना से होता है, जी हाँ, यस। अच्छा पेपर में पूछ सकता है कि किस इनमें से किसके साथ आइसोस्ट्रक्चरल है ये, तो देखो KMnO4 में मैंगनीज के साथ 4 ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं, 3 तो डबल बॉन्ड O से जुड़े हैं और एक सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, ठीक है। और ये आपका पोटेशियम आयन, चार्ज ट्रांसफर यहाँ से होता है, जैसे इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव है और यहाँ पर ये मैंगनीज को चार्ज ट्रांसफर कर सकता है, ठीक है, वो फिनोमेना में आपको कलर दिखता है। चलिए एनीवे, सो KClO4 का स्ट्रक्चर बनाओ सब लोग, आइसोस्ट्रक्चरल है इसके साथ। देखो यहाँ पर क्लोरीन होता है, 3 ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड O से जुड़ा हुआ है और एक से सिंगल से। आर वी क्लियर, दोनों ही टेट्राहेड्रल है, देखो ये भी टेट्राहेड्रल है, ये भी टेट्राहेड्रल है, तो आइसोस्ट्रक्चरल है इसके साथ। प्रिपरेशन कैसे करेंगे, तो पायरोलोसाइट और से हम कैसे करते हैं, देखो आपने MnO2 लिया जो ब्लैक या ब्राउन होता है, उसको बेस के साथ बेसिक मीडियम में अपन ट्रीट कर रहे हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, इट विल टर्न टू पोटेशियम मैंगनेट, ठीक है। अब उसको एसिडिक मीडियम में रखोगे तो आपको पोटेशियम पर मैंगनेट मिल जाता है। एक तो ये तरीका है, ठीक है। अब ये पूरी रिएक्शन देखनी है आपको कि कहाँ पर डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हो रहा है, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रहा है, राइट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट डाउन। न्यूमेरिकल आंसर टाइप में सीधे क्वेश्चन पूछ लेता है। कमर्शियली अपन कैसे बना सकते हैं, वही MnO2 आपने लिया इसी मीडियम में ट्रीट करके, MnO4 2 नेगेटिव, वही है K2MnO4 पोटेशियम मैंगनेट बनाया, फिर उसका इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन करके हमें अपना पर मैंगनेट मिलता है। अगर हीट का एक्शन किया तो डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट्स को नोट डाउन करके रखना, सीधा क्वेश्चन पूछता है, तो प्लीज गो थ्रू दिस। और इससे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज है, ये देखो लास्ट वाला पॉइंट, ऑक्सीडाइजिंग नेचर एसिडिक बेसिक न्यूट्रल मीडियम में। मैम ने इसकी शॉर्टकट तुम्हें सिखाई हुई है, बैन 1। बेसिक मीडियम के अंदर n फैक्टर कितना होगा इसका, KMnO4 का 1 होगा, मैंगनीज +7 से +6 में जाता है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करके, ठीक है। एसिडिक मीडियम के अंदर n फैक्टर कितना होगा, 5 होगा, +7 से +2 में जाता है, ओके। और ये n से न्यूट्रल मीडियम है, न्यूट्रल मीडियम या स्लाइटली अल्कलाइन मीडियम में +7 से +2 जाता है, n फैक्टर 3 होता है, तो इसको याद रखो, बैन 153 कि MnO4 के लिए n फैक्टर की वैल्यू है। सॉर्टेड है, इस चीज को ध्यान रखना प्लीज। अब ये है वो टेबल, लिख लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पिछले साल उससे पिछले साल यहाँ से सवाल देता है। जैसे KMnO4 आपको पता है बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो मैं 2021 का क्वेश्चन तुम्हें बता रही हूँ, उसमें पूछा था कि KMnO4 को अगर आप थायोसल्फेट के साथ ट्रीट कर रहे हैं तो वो उसको ऑक्सीडाइज करता है सल्फर के जिस कंपाउंड में, उसके अंदर सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए।
समझ रहे हो? जैसे देखो KMnO4 अगर थायोसल्फेट आयन है अपने साथ, उसमें सल्फर को ऑक्सीडाइज करके सल्फेट के अंदर डालता है ना, सल्फेट के अंदर कन्वर्ट करता है। जिस बच्चे को ये पता था, बस उसको सल्फर की फिर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी थी। पता है, सॉल्व करोगे +6 आएगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर 6 था, जिसमें आराम से 4 नंबर मिल जाते। तो किसी के लिए भी पूछ सकता है ना, सल्फाइड आयन किस में जा रहे हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ गिराया तो बताओ ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है। तो दिस स्लाइड इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। टेबल अटैच करने में बहुत ज्यादा टाइम लगा है कि तुम्हें हर चीज एक स्लाइड पे मिल जाए, तुम्हें अब हैंड रिटन नोट्स ना बनाने पड़े। तो प्लीज डाउनलोड द सेशन नोट्स, लास्ट की 2 स्लाइड्स बहुत क्रूशियल है तुम्हारे लिए। ऐसे ही हमारा डाइक्रोमेट है जो अपन क्रोमाइट ओर से बनाते हैं, स्ट्रक्चर मैम ने अटैच कर दिया है। इधर भी जो कलर होता है दैट इज बिकॉज ऑफ द चार्ज ट्रांसफर फिनोमेना। सॉर्टेड? यस, ओके। चलो प्रिपरेशन कैसे करना है उसको ध्यान से देखना। सोडियम क्रोमेट है आपके पास, सबसे पहले स्टेप 1 में हम उसे बनाते हैं, राइट। जैसे आपने क्रोमाइट ओर लिया, क्रोमाइट ओर से हमने सोडियम क्रोमेट बनाया, फिर उसको सल्फ्यूरिक एसिड से ट्रीट करके मैंगनीज डाइक्रोमेट बनाया जो ऑरेंज कलर का होता है, ठीक है। फिर उसको पोटेशियम क्लोराइड से ट्रीट किया, क्योंकि हमें मैंगनीज डाइक्रोमेट नहीं पोटेशियम डाइक्रोमेट चाहिए। तो फाइनली यू विल गेट योर प्रोडक्ट। अब ये देखो रिएक्शंस में मैम आपको लिख कर दे रही है, रिवाइज आपको खुद करना पड़ेगा एग्जाम से पहले तक। तो ये भी स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी रिसेंटली KMnO4 के नेचर पे सवाल पूछा था, तो इस बार तुम्हारी शिफ्ट में शायद डाइक्रोमेट से पूछ ले, है ना। सल्फाइड से अगर हमने रिएक्शन कराया तो उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, कोलॉइडल सोल्यूशन सल्फर का, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड के साथ सल्फेट आयन दे रहा है, इसमें सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। द सेम थिंग दे कैन आस्क यू डिफरेंट नंबर ऑफ वेज, है ना। और इसमें स्पेशली जो आयोडीन वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आयोडेट आयन पिछले में भी मैम ने अटैच किया हुआ है, तो क्या पता इस बार ये वाला सवाल ही पूछ ले, है ना। आयोडाइड आयन के साथ किसमें कन्वर्ट करता है उसको देख सकते हो। when it is behaving as a good oxidizing agent, तो किस चीज में ऑक्सीडाइज कर रहा है। तो ये टेबल्स को जरूर रिवाइज करना। तो ये हमारा क्विक रिवीजन सेशन था डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक, जिसका मेजर हमारे लिए इम्पोर्टेंस या क्राइटेरिया ये था कि हम आपको नोट्स प्रोवाइड करते हैं ना, दैट इज द मेन थिंग। तो यस, डी ब्लॉक का मेजरली अपन ने कवर कर लिया। एफ ब्लॉक के लिए भी मैम ने आपको सेशन नोट्स के अंदर क्वेश्चंस अटैच करके दिए हैं, तो प्लीज इन सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना, ठीक है। सारे वो क्वेश्चन है जो एग्जाम में पहले पूछे हुए हैं, आंसर सॉल्यूशन के साथ मैम ने अटैच करके दिया है। तो डाउनलोड द सेशन नोट्स और इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना राइट अवे, ठीक है। सॉर्टेड है? यस, थैंक यू सो मच गाइस। शिल्पी मैम नेक्स्ट टाइम मिलेंगी, बाय।